रानी जी, आपके पास आना चाहूँगा। शिरोमणि अकाली दल अभी कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन के कारण कैबिनेट से बाहर, हरसिमरत कौर जी मिनिस्टर का पद छोड़ चुकी हैं। उसके बाद इन लोगों का गठबंधन टूट चुका है। अब पंजाब में चुनाव भी है और दूसरा सहयोगी शिवसेना है जो ऑलरेडी बाहर हो चुका है और महाविकास आघाड़ी बना करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना चुका है और उस पर वो लोग अमल कर रहे हैं अभी तक। हालांकि जैसे अभी बता भी रहे थे अनुराग जी की बीच बीच में खबरें आ रही थी कि दोनों के बीच दोस्ती, यानी कि बीजेपी और शिवसेना के बीच दोस्ती बढ़ रही है। और लेकिन नारायण राणे को अगर मंत्रिमंडल में लाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि वो दोस्ती अभी भी उतनी मजबूत नहीं हुई है। उस कदम, दोनों के कदम उतने आगे नहीं बढ़े हैं कि कुछ मिल करके सरकार बनाए। क्या आपको लगता है प्रकाश जी कि इन दोनों की कमी, अभी जो विस्तार, कैबिनेट विस्तार कर रहे हैं, हम अब खुलकर कैबिनेट विस्तार पे बात करेंगे और उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है हमारे साथी अनुराग चतुर्वेदी जी ने, और अब उनकी बातों को ही आगे बढ़ाते हुए कि कैबिनेट विस्तार में जब इन दोनों अभी विस्तार किया जाएगा तो आपको लगता है कि शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना, एक तो इनकी कमी खलेगी क्या, एक तो ये बात। दूसरी बात, सहयोगियों को तवज्जो देने की जहां तक बात अभी कर भी रहे थे अनुराग जी, आपको लगता है कि पिछले खासकर दूसरे चरण का जो इनका रहा है जिसमें 303 यानी 303 सीटें खुद बीजेपी लेकर आई और उसके बाद बिल्कुल बल्ले बल्ले वाले अंदाज में अपने कैबिनेट, आज की तारीख में मात्र एक आदमी है, एक मंत्रिमंडल में एक सदस्य ऐसा है जो किसी दूसरी पार्टी का है, वरना सारे इनके ही लोग हैं अभी तक। क्या अपने दूसरे सहयोगी दलों को, एक तो जो दो सहयोगी हैं वो बाहर हो चुके हैं और उसके अलावा जो बचे हुए हैं उनको इतनी तवज्जो बीजेपी की तरफ से मिलने की उम्मीद जता सकते हैं क्या? देखिए, बीजेपी यहां पर एकाधिकारवादी पार्टी है। जहां सत्ता की साझेदारी का सवाल होता है, वे अपनी बात पे अड़े रहते हैं। किसान कानून लागू करने के पहले जरूरी था कि वो हरसिमरत जी से बात की जाए, राय ली जाती, लेकिन राय नहीं ली गई। सहयोगी दलों की राय नहीं ली गई। आमतौर पर इस सरकार ने जो भी फैसले किए हैं, कोई मंत्रिमंडल के फैसले नहीं रहे। वो, जैसा अनुराग जी ने कहा कि 2.5 लोगों की सरकार, तो 2.5 लोग ही फैसले करते रहते हैं। और अभी जो फैसले किए गए, जो जयशंकर जी ने उससे पहले कहा कि पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्य से किए गए। अब थावरचंद गहलोत को हटाया मंत्रिमंडल से, तो उद्देश्य है कि वो राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा की एक सीट खाली हो जाएगी, पार्लियामेंट्री कमेटी की एक सीट खाली हो जाएगी और केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक सीट खाली हो जाएगी। वो कर्नाटक बीजेपी के प्रभारी रहे हैं, तो अब राज्यपाल ऐसे लोग बनेंगे जो कि ज्यादा पार्टी के हितों का ध्यान रखेंगे। अकाली दल हो या शिवसेना, अब शिवसेना जो 25 साल से बीजेपी के साथ थी, 25 साल से साथ थी, जब बीजेपी की 2 सीटें थी तब भी शिवसेना साथ थी। ऐसी पार्टी का साथ नहीं देना, लेकिन शिवसेना को त्यागने का या शिवसेना से हटने का सबक ये उनको मिला कि नीतीश कुमार को कम विधायकों के बावजूद मुख्यमंत्री इन्होंने स्वीकार किया। यही फार्मूला अगर महाराष्ट्र में लागू होता तो शिवसेना उनके साथ होती, लेकिन शिवसेना की अपनी मजबूरियां अब आ गई हैं और अब शिवसेना उससे आगे नहीं आ सकती। तो अब लोजपा के विखंडित लोजपा के किस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा उसकी भी चर्चा है। क्या हनुमान का ध्यान रखेंगे राम जी या नहीं रखेंगे, ये भी है। लेकिन बीजेपी अपने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ कभी भी ईमानदारी का बर्ताव नहीं करती रही है और उसके सारे फैसले अवसरवाद पर निर्भर हैं। और अब जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज 3:30 बजे बुला लिया गया, 3:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली की ओर कूच कर गए, जबकि उन्हें कल सुबह जाना था, तो यह तय है कि उन्हें मंत्री बनाना है। और इसलिए बनाना है कि जो हेमंत बिस्व शर्मा को बनाकर उदाहरण पेश किया है, वही यहां भी उदाहरण पेश करना चाहती। तो नैतिकता कुछ भी नहीं है। मंडलवाद इनकी मजबूरी है। सभी दलों को साथ लेके चलना मजबूरी है, क्योंकि यूपी के चुनाव है, पंजाब के चुनाव है और 3 राज्यों में चुनाव है, इसलिए मजबूरी है। तो बीजेपी से अपेक्षा सहयोगी दलों को नहीं होगी
कि वे ईमानदारी से सत्ता की भागीदारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के मध्य प्रदेश में क्या चर्चा है और आज जो घटनाक्रम है उस पर मैं जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, और खासकर एक बड़ा समय उन्होंने दिया है और कई बार ऐसी भी खबरें आई कि मायूसी में वो हैं और सुने ऐसे भी गए कि इससे अच्छा था कि कांग्रेस में चुपचाप बैठे हुए थे और वहां इज्जत ज्यादा थी। जी हाँ राजू जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में आए थे तब से ये आशा थी कि वे केंद्र में मंत्री बनेंगे। पहले राज्य मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, तो अनुभव भी उन्हें है ही। लेकिन जब से वे आए हैं लगातार मंत्रिमंडल का विस्तार टलता जा रहा है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा। और कांग्रेस के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे थे कि भाई वापस आ जाओ, क्या फायदा है। अब उन्होंने 3 दिन का कार्यक्रम मालवा क्षेत्र का बनाया था, दौरे का। उज्जैन, कभी ग्वालियर की सिंधिया रियासत का हिस्सा हुआ करता था, तो उज्जैन भी उसका हिस्सा है। उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, सब इलाके में वे घूम रहे थे। और इस बार उनके आने पे अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छापे गए इस आशा में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनने वाले हैं ही। कई लोग जो उनके छोटे मोटे चेले थे वो बड़े चेले के रूप में आए। उन्होंने उनको बहुत प्रचारित किया कि सिंधिया जी आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। वो वापस महाराज हो गए और आज रात तक उनके कई कार्यक्रम इंदौर में थे, लेकिन एकाएक उन्हें कॉल आया और 3:30 बजे उनकी रवानगी आज दोपहर को हो गई दिल्ली के लिए। ये आशा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाने के लिए अगर नरेंद्र मोदी को किसी मंत्री को ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप भी किया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं भी रही। मध्य प्रदेश से 4 मंत्री थे, फग्गन सिंह कुलस्ते भी थे, थावरचंद गहलोत, प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर। तो यह कहा जा रहा है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाने के लिए किसी मंत्री को हटाना हुआ मध्य प्रदेश के, तो वो फैसला भी मोदी कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ी पशुपश थी। जब से राज्यसभा में गए उनके सारे शिष्यों को, उनके भक्त मंडली को, उनके जो राजा के जो होते हैं, जो उन्हें भक्त बोलते हैं, वो कहते थे कि अब मंत्री बनने वाले हैं, मंत्री बनने वाले, और अब जाके मंत्री बनेंगे कल, ऐसी संभावना है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक बड़ा चुनावी फैसला है, महत्वपूर्ण फैसला है। और उन्हें ये लगता है और उनके कई साथियों को ये लगता है, वो कह चुके हैं कि हम लंबे समय के लिए राजनीति में आ रहे हैं और कांग्रेस में रहते हुए हमारे लिए राज्यसभा में जाना भी बड़ी चुनौती बन गई थी। तो अब वे संतुष्ट हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में क्या करेंगे, मुझे ये लगता है कि अगर बंगाल चुनाव नहीं होता तो सिंधिया और मंत्रिमंडल का विस्तार पहले हो चुका होता। लेकिन बंगाल चुनाव के लिए रुके रहे मोदी और शाह की जोड़ी रुकी रही कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करते हैं, बंगाल के चुनाव के नतीजे आ जाते हैं। बंगाल के चुनाव के नतीजों ने उन्हें निराश किया। और चूंकि सरकार की आदत है, मोदी सरकार की, कि हर चीज को हर बात में नारा देते हैं और नारे के साथ ही वो कोई ना कोई माहौल बनाते हैं। तो उन्हें लगा कि बंगाल चुनाव की हार और कोविड-19 का जो विस्फोट रहा, लोगों की मृत्यु हुई, तो अब जाके मंत्रिमंडल का विस्तार अगर करते हैं तो चर्चा के विषय हट जाएंगे, लोगों का ध्यान हटेगा और अलग अलग राज्यों से फिर एक दो भी मंत्री बनते हैं तो चर्चा का विषय बदलेगा, ये उन्हें लगता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव तो है ही, उत्तराखंड का चुनाव उनके निगाह में है ही, और उसके बाद आने वाले चुनाव भी निगाह में। लेकिन मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ी इंतजार की घड़ी रही। इतना इंतजार उन्होंने जिंदगी में शायद कभी किया नहीं होगा, लेकिन अब वो इंतजार के बाद मंत्री बनने वाले हैं। अब एक और बात है कि कई जो पत्ते फेंटे जाने वाले, उसमें कई मंत्रियों के विभागों का बदलाव भी होने वाला है, ऐसी चर्चा है। तो अब क्या विभाग मिलता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, स्वतंत्र प्रभार मिलता है या कैबिनेट मंत्री बनते हैं, यही चर्चा है राजू जी।